हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल आपके अपने YouTube चैनल सब जूनियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हाल ही में अभी विश्व में जो घटना हो रही है उसका टॉपिक है हमारा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दा, है ना, या इजराइल फिलिस्तीन इश्यूज। फ्रेंड, ये कंडीशन क्या हो रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में मैं आपको ऐसा बेहतरीन विस्तार से पढ़ाऊंगा कि आपको लाइफ में इस वाले मुद्दे को कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और वो भी फुल्ली कॉन्सेप्ट में कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में झड़प हो रही है, इसका रीज़न क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है। और ये बात सब जानते हैं कि हमेशा से ये आपस में लड़ते रहते हैं। तो फ्रेंड, पहले हम लोकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैप में आप देख सकते हो इजराइल हमारा जो कि अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट मिस्र है देश, उसके ऊपर, और एशिया के हमारा मिडिल ईस्ट का कंट्री है इजराइल, जो कि आसपास के 6 देशों से घिरा हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इजिप्ट है नीचे, एक साइड सऊदी अरब है, जॉर्डन है, सीरिया है, इराक है और टर्की है। इन 6 देशों से घिरा हुआ है हमारा इजराइल। और फ्रेंड, बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है हमारा इजराइल। जब इसके आसपास के 6 देशों ने इजराइल पर हमला करा तो इसने 6 दिन में इन सब देशों को हरा दिया। और फ्रेंड, भारत से भी हम लोकेशन देख सकते हैं कि कितना दूर है इजराइल। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इजराइल के बारे में वो फैक्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बताना भी। इजराइल हमेशा मुद्दा क्या बनता है यहाँ पर, इसके बारे में हम आज देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर फिलिस्तीन का हिस्सा कितना है, इजराइल का हिस्सा कितना, वेस्ट बैंक क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, और यरूशलेम में 3 धर्मों का क्या मसला है। इस पूरे मैटर को फ्रेंड आज मैं आपको फुल्ली डिटेल में बताऊंगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जितना हो सके वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और लाइक करते जाएं। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया आपके लिए। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये आप लोकेशन इजराइल की देख सकते हो कि आसपास मुस्लिम कंट्री के बीच में हमारा एक छोटा सा यहूदी देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहूदी देश से पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन में दुश्मनी क्यों है, इसका क्या रीज़न है कि इजराइल और फिलिस्तीन हमेशा युद्ध करते हैं और हमेशा लड़ते हैं। फ्रेंड, इसका रीज़न ये है कि जब 1948 में जब इजराइल का मतलब इजराइल को कंट्री दिया था, इजराइल बना दिया था, वो फिलिस्तीन को अपना हिस्सा दे दिया था और जेरूसलम को यूएनओ ने अपने अंडर में ले लिया था। उसी समय फ्रेंड, फिलिस्तीन पहले से वहाँ रहते थे, मतलब फिलिस्तीनियों का देश था, लेकिन यहूदी भी कुछ मात्रा में वहाँ पर रहते थे। और यहूदी जानते थे कि अगर यहाँ से निकाल दिए गए हम तो हमें पूरे विश्व में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अपने आन बान शान के लिए वो लड़े और 1948 में हमारे यूएनओ में गए, क्योंकि ये काम सबसे बड़ा अंग्रेजों ने किया था। हमारे देश को पार्शलिटी में अंग्रेजों ने बांटा था। तो फ्रेंड, 1947 में भारत को आज़ाद करा अंग्रेजों ने और उसी के 1 साल बाद इजराइल को भी अलग कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ पर यहूदी और मुस्लिम लोगों में, है ना, युद्ध छिड़ गया और वो चाहने लगे, और अंग्रेजों ने बोल दिया कि चलो भैया यूएनओ में चलते हैं, वहाँ पर हम फैसला सुनाएंगे। तो फ्रेंड, यूएनओ में जैसे ही सरकार गई तो वहाँ पर उन्होंने फैसला ले लिया कि कुछ हिस्सा फिलिस्तीन का होगा, कुछ हिस्सा इजराइल का होगा, और जो जेरूसलम है, अभी फिलहाल में हमारी इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है, वो हम यूएनओ के अंडर में ले लेंगे। अब फ्रेंड, यूएनओ को अंडर में लेने का मेन मसला क्या था ये मैं आपको आगे बताऊंगा, फुल्ली कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको कि जेरूसलम को यूएनओ ने अपने अंडर में क्यों लिया। तो फ्रेंड, यूएनओ ने क्या करा कि इजराइल को 14 मई 1948, है ना, 14 मई 1948 को यूएनओ ने इजराइल को एक देश की मान्यता दे दी, और यूएनओ को जेरूसलम को यूएनओ ने अपने कंट्रोल में कर लिया, और फिलिस्तीन को कुछ हिस्सा दे दिया और कुछ इजराइल को दे दिया। फ्रेंड, ये जो सारी हरकतें करी है फ्रेंड, ये अंग्रेजों ने करी, क्योंकि अंग्रेज शुरू से जाते थे कि फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे। इसलिए फ्रेंड, इन्होंने भारत में भी वही करा, है ना। भारत में भी 1947 में फ्रेंड, भारत की एक साइड हमको बांग्लादेश दे दिया और एक साइड हमको पाकिस्तान दे दिया। फ्रेंड, जो ये मसला हमसे पूरी लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा ही उन्होंने इजराइल को करा, है ना। इजराइल और फिलिस्तीन को वहीं का वहीं बांट दिया कि हमेशा ये आपस में लड़ते रहें, क्योंकि वो हथियारों को सप्लाई करके पूरे दुनिया में राज कर सके। फ्रेंड्स, हम देखते हैं आपको कि इजराइल और फिलिस्तीन पहले कैसे थे, मतलब उनकी लोकेशन कैसी थी 1948 में, और इजराइल ने कैसे फिलिस्तीन को जीता था। तो फ्रेंड्स, ये लोकेशन में देख रहे हो आप कि 1946 के पहले जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहा पूरा इजराइल था, ये सॉरी फिलिस्तीन था फ्रेंड पूरा, और जो हल्का हल्का व्हाइट कलर में दिख रहा है ये हल्का सा हिस्सा किसका किनका था फ्रेंड,
यहूदी लोगों के इज़राइल का मतलब। उसके बाद जैसे ही 1947 आया उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, क्योंकि इज़राइल फ्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उस समय भी था और आज भी है। हम बात करते हैं कि इज़राइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री अभी है, नहीं फ्रेंड, ये गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। इज़राइल पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये फ्रेंड लोकेशन देख सकते हो आप, 3 मैप दिए हैं। 1949 जैसे ही हमारा आज़ाद हुआ, इसराइल 14 मई 1948 में जैसे आज़ाद हुआ, 6 देशों ने युद्ध कर दिया। अब मुस्लिम देशों ने इसराइल के ऊपर युद्ध कर दिया। और फ्रेंड इसराइल उस समय इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था कि उसने 6 देशों को 6 दिन में हरा के भेज दिया। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री था हमारा इसराइल। और आप मैप में यहाँ देख सकते हो कि 1949 से 1967 के बीच में धीरे धीरे करते 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 फ्रेंड इसराइल ने पूरा हिस्सा कवर कर लिया। और फिलिस्तीन के पास जो लास्ट में ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, ये फिलिस्तीन के अंडर में है। बाकी पूरा हिस्सा हमारा अभी इसराइल के पास है। तो फ्रेंड इस वाले मैप में आप अच्छे से देख सकते हो कि जो येलो वाला हिस्सा है वो इसराइल का है, और फिलिस्तीन के पास बहुत ही कम हिस्सा बचा है। फ्रेंड इसका सबसे बड़ा इशू ये वाला भी हम बोल सकते हैं कि जो आप मैप में शो कर रहा है कि फ्रेंड 1946 के टाइम में 100% फिलिस्तीन था, जो धीरे धीरे 1947, 1967 और 2020 में फ्रेंड आप देख सकते हो कितना कम हिस्सा फिलिस्तीन का बचा है। जो कि पहले 100% था, जो 44%, उसके बाद 22% और डायरेक्ट 15% पे आ गया है। मतलब फिलिस्तीन के पास अब ज़्यादा जगह नहीं बची है, इजराइल ने पूरा अपने अंडर में पूरा कब्जा कर लिया है। तो फ्रेंड गलती इजराइल की भी नहीं, क्योंकि इजराइल को पता था कि यहूदियों की संख्या बहुत कम थी, और अगर यहाँ से निकाल दिए गए तो पूरे विश्व में उनको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने आन बान शान से युद्ध लड़ा, और हर बार फिलिस्तीन को उन्होंने करारा जवाब दिया और फिलिस्तीन को हरा दिया। और धीरे 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 करके अपनी सारी ज़मीन उन्होंने अपने अंडर में कर ली। मतलब देख के एक शर्म आती है कि फिलिस्तीन के पास पूरा 100% कंट्री, 98% कंट्री था, जिन्होंने धीरे धीरे पूरा गवा दिया। मतलब हम कह सकते हैं कि इजराइल पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री था, स्ट्रॉन्ग कंट्री है और स्ट्रॉन्ग कंट्री रहेगा। फ्रेंड्स अब बात हम करते हैं जेरूसलम, जो कि इज़राइल की कैपिटल है। तो फ्रेंड ये मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ? जो गाज़ा पट्टी से रॉकेट दागे जा रहे हैं इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम में। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो मुद्दा शुरू होता है, इस मुद्दे का इशू इस कैपिटल, इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम से स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स जेरूसलम जो है 3 पवित्र धर्म की नगरी है। यहाँ पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी, है ना, तीनों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। अब फ्रेंड तीनों की अलग अलग राय है, तो मैं आपको राय भी पेश करता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड ईसाई लोगों का मानना है कि यहाँ पर एक जगह है जिसको बोलते हैं चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर, या फिर होली लैंड के नाम से जानते हैं। तो उनका ये कहना है कि भगवान यीशु की कहानी को ये जगह दर्शाती है। मतलब उनका मानना है कि कलवारी पहाड़ी पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, ईसाई धर्म के लोगों का मानना है। अब फ्रेंड दूसरी जगह आती है हमारे मुस्लिमों की सबसे बड़ी मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद, जो कि है ना आसपास के देशों में सबसे बड़ी मस्जिद है। तो फ्रेंड जैसे ही हम बात करें पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना, जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक है, उनका ये मानना था कि मक्का मदीना के बाद अगर तीसरी कोई पवित्र उनकी जगह है तो वो है अल-अक्सा मस्जिद, जो कि है ना इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम में है। और यहाँ पर यहूदी लोग बहुसंख्यक रहते हैं। तो यहूदियों का मानना है कि कोटेल या वेस्टर्न वॉल करके एक दीवार है वहाँ पर आज भी वो उनकी पूजा पाठ वगैरह जो भी करते हैं। तो फ्रेंड उनका ये मानना है, यहूदियों का ये मानना है कि दुनिया की आधारशिला इसी जगह से रखी गई थी। अब दोस्तों बात ये आती है कि आप बोलोगे सर आपने फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में कंपैरिजन बता दिया, उनके लोकेशन बता दिया, आपने कौन सी कंट्रीज़ के आसपास है, ठीक है, कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पर, है ना, उनकी क्या क्या सोच है, और जेरूसलम क्यों रहता है विवादों में। फ्रेंड इन तीनों है ना धर्म के लोगों के आधार पर ये देश हमेशा विरोध करता है, विरोध में रहता है, जिसका कारण है ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोग, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। पर सर क्वेश्चन ये होता है कि सर ठीक है आप बता रहे हो ये अलग सा मस्जिद वगैरह हो गया, लेकिन सर मेन मुद्दा क्या है? मतलब जो भी युद्ध जैसे हालात हो गए हैं यहाँ पर, और मैं आपको एक डेट ज़रूर बता देता हूँ कि फ्रेंड जो ये युद्ध जैसे हालात बने हैं, इसकी डेट थी 7 मई, है ना फ्रेंड। 7 मई से ये युद्ध स्टार्ट हो गया था, और गोलीबारी वगैरह, रॉकेट वगैरह अभी भी दागे जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इजराइल वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बट फिर भी कुछ न कुछ इसके पीछे का रीज़न क्या है, अब वो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न है फ्रेंड शारजहाँ। दोस्तों
अब बात आती है कि सर ये शारजाह क्या है। तो फ्रेंड इसका इशू कुछ भी नहीं, सिंपल सी जगह है। ये वो जगह है इज़राइल की कैपिटल जेरूसलम में, वो जगह है जो कि बहुत साल पहले मतलब 1946-7 में है ना अरबी लोगों से यहूदियों ने खरीदी थी, है ना। जो अरबी लोग थे, जो आसपास के मुस्लिम देश थे, उनसे या फ़िलिस्तीन के लोगों से किसने खरीदी थी? यहूदियों ने खरीदी थी, और वो भी बहुत ज़्यादा पैसे देकर ये जगह खरीदी थी। और इस वाली जगह पर अभी रह रहे हैं फ़िलिस्तीन के लोग। ठीक समझना, कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से कि ये जगह पहले किन्होंने खरीद ली? यहूदियों ने खरीद ली थी फ़िलिस्तीनियों से। और अभी इस जगह पर कौन है? वहाँ पर फ़िलिस्तीन। और वहाँ की सरकार ने भी ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि फ्रेंड यहाँ से आपकी जगह है, इजराइल वालों की जगह है, तो फ़िलिस्तीन वालों को जगह खाली कराओ। अब सर बोलोगे सर ये क्या मैटर हुआ? तो फ्रेंड ये मैटर ऐसा हुआ कि जो इस जगह थी शारजाह, इसी जगह के पास में फ्रेंड मस्जिद थी, अल-अक्सा मस्जिद। ये जो जगह है जो कि फ़िलिस्तीनियों से इजराइल वालों ने खरीदी थी, और अब इजराइल वाले कह रहे हैं कि इनको खाली कराओ, ये जगह हमारी जगह है और इन जगह को खाली कराओ। और सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि जेसीबी से घरों को तोड़ दो या खोद के रख दो। तो फ्रेंड इसी के पास में थी अल-अक्सा मस्जिद। और जब यहाँ पर पुलिस वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में तैनात थी, मतलब जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, वहाँ पर जगह खाली करा रहे थे, तो वहाँ पर फ्रेंड बहुत सारी पुलिस फोर्सेस को लगाना पड़ा इजरायली सरकार को। तो फ्रेंड वहाँ पर जब उन्होंने पुलिस फोर्स लगाई, तो वहाँ पर थोड़े से पास में अल-अक्सा मस्जिद पड़ती है। तो फ्रेंड वहाँ पर नमाज पढ़ने मुस्लिम लोग आए। तो फ्रेंड वहाँ पर थोड़ी सी बात में कुछ तू मैं हो गई। मतलब वहाँ पर जब वो काम चल रहा था मकानों को हटाने का, और वहीं पर मस्जिद के सामने है ना नमाज पढ़ने आए मुस्लिम लोगों के बीच में झड़प हो गई। तो वहाँ पर फ्रेंड इतना बड़ा इशू बन गया मुस्लिम लोगों में और वहाँ की पुलिस फोर्स के बीच में, इतना बड़ा इश्यूज हो गया कि वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस थी फ्रेंड वो मस्जिद के अंदर चली गई, और वहाँ पर कुछ मुद्दा बन गया। और उसी के बाद से फ्रेंड यहाँ पर पूरे इजराइल में मुद्दा गर्म हुआ। मतलब ये जो जगह थी है ना, शहर शारजाह जगह थी, वहीं से मुद्दा गर्म हुआ है। इसके अलावा कोई भी मुद्दा इजराइल और फिलिस्तीन नहीं हुआ था। ये जो 7 मई को नया इशू स्टार्ट हुआ, ये बहुत पहले का मुद्दा है, लेकिन जो अभी नया मुद्दा शुरू हुआ है ये इसकी तारीख यही थी, 7 मई को शुरू हुआ था। और इसका रीज़न था शारजाह जगह जो किसके पास में थी? अल-अक्सा मस्जिद। और मस्जिद में वहाँ पर नमाज पढ़ने आए तो लोगों में हो गई झड़प, और जो पुलिसकर्मी थे वो मस्जिद के अंदर तक भी चले गए, और फिर यहीं से हुआ युद्ध शुरू। फ्रेंड्स जब युद्ध वहाँ पर शुरू हुआ तो यहाँ पर मस्जिद के पास हुआ। तो यहाँ पर हम मस्जिद को देख सकते हो, वहाँ पर मस्जिद के पार्ट्स भी यहाँ पर दिए हैं, कौन कौन सी जगह क्या क्या है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। फ्रेंड अब मुद्दा ये आता है कि जो युद्ध हुआ कहाँ से हो रहा है। तो मैं गाज़ा स्ट्रिप आपको दिखा रहा हूँ लोकेशन में, यहाँ पर गाज़ा पट्टी, यहाँ से युद्ध हो रहा हो। जो वेस्ट बैंक है आपको दिख रहा है, तो ये वेस्ट बैंक में वो तीनों है ना, तीनों पवित्र धर्म की जो नगरी है ये जेरूसलम है। और इसी जगह पर फ्रेंड बमबारी हो रही है और रॉकेट दागे जा रहे हैं। और कहाँ से दागे जा रहे हैं फ्रेंड? गाज़ा स्ट्रिप से। तो ये इजिप्ट का जो पोर्शन है यहाँ पर, ये फिलिस्तीन के अंडर में आता है। मतलब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, ये अभी प्रेजेंट में फिलिस्तीन का हिस्सा है। और यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप से रॉकेट दागे जा रहे हैं वेस्ट बैंक पे, क्योंकि यहाँ पर ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म तीनों के लोग रहते हैं। और जो शारजाह वाला मुद्दा है वो अल-अक्सा मस्जिद के जस्ट पास में हुआ, तो ये शारजाह जगह भी यहीं पर है। तो इसी मुद्दे में जब वहाँ पर मस्जिद के अंदर कुछ पुलिसकर्मी घुस गए थे और झड़प स्टार्ट हो गई थी, तो उसके बाद यहाँ पर मुद्दा गर्म हुआ और युद्ध जैसी कंडीशन बन भी गई और युद्ध शुरू भी हो गया। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सर आप बता रहे हो कि गाज़ा स्ट्रिप से हमारे इस जेरूसलम वाली सिटी है वेस्ट बैंक पे जो हमला हो रहा है, तो फ्रेंड क्वेश्चन ये आता है कि सर करवा कौन रहा है ना। दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर ये जो हमला हो रहा है ये कर कौन रहा है। तो फ्रेंड वहाँ पर एक गाज़ा स्ट्रिप में एक आतंकवादी संगठन है जिसको हमास बोलते हैं। और अक्सर आपने ये नाम सुना भी होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि जो हमास है वो आतंकवादी संगठन कहाँ का है? गाज़ा स्ट्रिप का। तो वहाँ से क्या कर रहा है कि जो हमारा वेस्ट बैंक वाला पोर्शन जेरूसलम जो कैपिटल है उस पे क्या है, रॉकेट के रॉकेट दाग रहा है। तो कौन दाग रहा है फ्रेंड? अगर क्वेश्चन आता है तो हमास नामक आतंकवादी संगठन है। तो फ्रेंड ये हमास नामक आतंकवादी जो संगठन है, तो इनका काम क्या है कि इनके पास खुद का कुछ भी नहीं है, इनको अदर देश सप्लाई करते हैं। अब वो देश सप्लाई करते हैं जो एक दूसरे देशों के बीच में झड़प होती है, एक दूसरे लड़ते रहते हैं, उनके बीच में
ये क्या करते हैं, रॉकेटों का इनको देते हैं और ये दूसरी जगह रॉकेट दागते हैं। तो फ्रेंड हमास नामक जो आतंकवादी संगठन है ये रॉकेट दागते हैं और दूसरी जो कंट्री होती है सामने वाली, उसको ये सोचकर नहीं देखते कि वहाँ पर सिविलियंस भी रहते हैं। उनको एक ही टारगेट रहता है कि जितना हो सके जनता या सिविलियंस या वहाँ की सरकार या वहाँ की जनता को, है ना, डिस्टर्ब करना, ये मुद्दा रहता है हमास का। तो फ्रेंड गाजा स्ट्रिप से जब भी हमास नामक आतंकवादी संगठन जब दागते हैं, रॉकेट दागते हैं, तो फ्रेंड इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है कि वो बहुत सारी मिसाइलों को तो डिफ्यूज कर देता है, मतलब अपने देश तक आने ही नहीं देता है। अब आप बोलोगे सर ये मिसाइल वाला मैटर क्या है, तो फ्रेंड उनके ऐसी मिसाइल है जिसे हम बोलते हैं आयरन डोम, है ना, आयरन डोम। तो फ्रेंड ये क्या है, तो फ्रेंड ये अपनी कंट्री की इजीली हिफाजत कर सकते हैं। फ्रेंड जब भी गाजा पट्टी से, यहाँ पर आपको डायग्राम शो हो रहा है कि जहाँ पर गाजा पट्टी से ये रॉकेट दागते हैं, तो फ्रेंड इजराइल अपने एक आवरण बना लेती है, एक परत बना लेती है अपने कंट्री के आसपास। और यहाँ पर जो इनकी रडार होती है, जो आयरन डोम होते हैं, वो डिफेंस सिस्टम है इनका बहुत स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। तो फ्रेंड ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े ट्रक वगैरह आते हैं, उन ट्रकों पे भी इस रडार को इजीली लगा लेते हैं। और उसके बाद जब सामने वाली कंट्री इन पे हमला करते हैं, रॉकेट दागती है, तो उस कंडीशन में रडार क्या करती है, उसको छीण कर देती है। मतलब वो जो रॉकेट आता है ना, वो अपने देश तक नहीं आने देता है और उसे बीच में ही खत्म कर देता है। और ये इजराइल का बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है, बहुत आयरन डोम। तो बहुत फेमस भी है फ्रेंड, हर बार कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, कि इजराइल का सबसे पावरफुल मिसाइल कौन सी है, इस टाइप से। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया। तो जब अदर कंट्री पे हमला होता है तो ये अपनी कंट्री को फुल्ली हिफाजत से रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। और ये जो रडार टाइप का आपको दिख रहा है डायग्राम में, जो एकदम वेव साउंड निकलता है, तो इसी साउंड से सामने वाली मिसाइल खत्म हो जाती है और अपने देश की ये इजराइल इजीली सुरक्षा कर लेता है। और सबसे सिंपल बात है कि इसको कहीं भी ले जा सकते हो आप, बड़े बड़े ट्रकों में भी इसको, इस ड्रोन सिस्टम को लगा सकते हो और अपनी कंट्री की हिफाजत कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि भले इजराइल कितना भी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन जो वहाँ के आतंकवादी संगठन हमास से, वो फ्रेंड एक या दो रॉकेट नहीं दागते। वो भी जानता है कि पूरे वर्ल्ड में इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसलिए वो एक या दो नहीं दागते, बल्कि 100, 200, 300, 400, 500, 500 एक साथ रॉकेट दागते हैं। तो रडार सिस्टम में कुछ न कुछ मिस हो जाता, वो 2, 4, 5 मिसाइलें फिर भी इजराइल के ऊपर गिर जाती थी। और फ्रेंड आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी इजराइल में बन चुकी, क्योंकि अगर 1, 2, 4, 5, 10 अगर वो रॉकेट दागेंगे तो इजीली इजराइल की सरकार उसको कंट्रोल कर लेगी। लेकिन जब 4, 4, 5, 5, 6, 600 अगर एक साथ वो दागेंगे तो फ्रेंड सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन मिसाइलों को रोकना। और इस कंडीशन में फ्रेंड बहुत सारी इजरायली सिविलियन जनता, वहाँ की सरकार, वहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह, उनको भी खतरा रहता है और खतरा हुआ भी है। इस कंडीशन में वहाँ पर बमबारी हुई है और रॉकेट दागे गए, जिससे पूरे इजराइल का नक्शा बदल दिया गया। अब दोस्तों बात ये आती है कि फिलिस्तीन ने जितने भी रॉकेट दागे तो इजराइल का नक्शा बदल दिया, तो इजरायली सेना क्या करेगी फ्रेंड? इजरायली सेना इसका जवाब देगी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब भी फिलिस्तीन और इजराइल में जंग हुई है, जीत हमेशा इजराइल की हुई है, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है, उसके पास हथियार से लेके बहुत सारी मिसाइलें, सब चीज़ पावरफुल है। बल्कि फिलिस्तीन के पास पत्थर फेंकने के अलावा कुछ भी नहीं है, ना उनके पास आर्मी है, ना उनके पास कोई सेना है, वो सिर्फ पत्थरबाजी करते हैं। और इजराइल के पास बहुत सारे बॉम्ब, मिसाइल वगैरह पूरी तरह से लेस है। तो फ्रेंड जब जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग हुई है, तो फ्रेंड इजराइल ने फिलिस्तीन की जगह अपने कब्जे में कर ली और धीरे धीरे थोड़ा सा हिस्सा बचा है, जो कि गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीन की जगह बची है, गाज़ा पट्टी में, और थोड़ा सा वेस्ट बैंक के आसपास की जगह फिलिस्तीन की बची है। बाकी इजराइल ने पूरी अपने अंडर, अपने कब्जे में कर ली है। अब हम बात थोड़ी सी करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की, जो कि हमारे इजराइल के, है ना, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो फ्रेंड इनकी एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये हर बार क्या करते हैं कि फिलिस्तीन को उकसाते हैं, मतलब उनको उकसाते हैं और धीरे धीरे ज़मीन हड़प लेते हैं, उकसाते हैं, ज़मीन हड़प लेते हैं। जब जब भी फ्रेंड युद्ध हुआ है तो इजराइल उनको उकसाते हैं, वो फिर पत्थरबाजी करते हैं और ये मिसाइल डायरेक्ट दाग देते हैं और फिलिस्तीन की जगह अपने कब्जे में कर लेते हैं।
अब फ्रेंड हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और आगे कि जो इज़राइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, ये हमेशा 10 और 20 साल प्लान करते हैं। हम आजकल की सोच रखते हैं लेकिन ये 10 और 20 साल प्लान करके चलते हैं। लेकिन फ्रेंड अभी जो इज़राइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा हो कुछ गलत भी है, लेकिन अगर पुरानी हिस्ट्री अगर आप इनकी पढ़ोगे इज़राइल की यहूदियों की, तो आपको लगेगा कि इज़राइल बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था फ्रेंड, जब इज़राइल के यहूदियों के साथ बहुत गलत बर्ताव करा था। और रही बात इज़राइल के लोगों की, तो वो अच्छे से जानते थे कि अगर इज़राइल से हमको निकाल दिया तो हमको विश्व में कोई भी जगह नहीं देगा। इसलिए उसने अपनी आन बान शान के लिए युद्ध लड़ा और हर देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। ठीक है फ्रेंड, अब बात आती है कि भारत और इज़राइल के बीच में संबंध कैसा है। ठीक है फ्रेंड, तो भारत इज़राइल के बीच में संबंध कुछ ऐसा है कि अगर हम सामने से देखें तो भारत के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी इज़राइल की तरफ नहीं है। लेकिन अगर अंदरूनी हम बात करें तो भारत हमेशा से इज़राइल के सपोर्ट में रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी तो हमको इज़राइल ने ही मिसाइल और बहुत सारे बॉम्ब हमको दिए थे इज़राइल ने। तो फ्रेंड उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये भी जानने का आपका पूरा हक है, तो सुनो। तो हुआ क्या था कि फ्रेंड जो अरब देश है हमारा आसपास का, ये भारत से पास में पड़ता है। और फ्रेंड वहाँ पर तेल वगैरह बहुत ज़्यादा, आप सब जानते हो उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तेल का। तो फ्रेंड अगर भारत को तेल चाहिए तो पास से लेने में उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, है ना। किसके अगर पास से लेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, दूर से लेंगे तो उसको ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो पास में लेने का एक ये रीज़न हो गया। उसके बाद भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर जॉब भी करते हैं हमारे अरब देश में। ठीक है, एक ये रीज़न भी हो गया। और फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है वहाँ का कि अगर भारत अगर इज़राइल का साथ सीधे सीधे दे, क्योंकि इज़राइल ने क्या करा, जो फिलिस्तीन देश था उसको हड़पा है, मतलब उसको अपनी नीति से हड़प लिया है और जंग से जीत लिया है इज़राइल ने। फिलिस्तीन जो कि फिलिस्तीनी देश था उसको इज़राइल ने अपने कब्जे में कर लिया है। और अब आपको मैं बताऊं कि अगर ऐसी कंडीशन अगर बनी है ना, तो यूएनओ में हंगामा कर देगा कौन, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान फिर ये बोलेगा कि सर फिलिस्तीन की भी खुद का देश था, खुद की कंट्री थी, जो कि इजराइल ने धीरे धीरे हड़प लिया। तो हमारा भी जो हमको एलओसी वाला पोर्शन है हमारे पास जो है ना, पाकिस्तान अधिकृत है ना कश्मीर है, उसको भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन भारत ये नहीं चाहता, क्योंकि एलओसी और एलएसी है ना, जो पाकिस्तान वाला पोर्शन कश्मीर वाला पाकिस्तान के पास है वो, और अक्साई चीन ये हमारा भारत का हिस्सा है, ये हमसे छीना गया है, ये हमारे भारत का हिस्सा है लेकिन ये हमसे छीना गया है, तो ये हम उनको नहीं देना चाहते। बस इसी रीज़न से नरेंद्र मोदी सरकार है ना, भारत सरकार हमेशा इजराइल के साथ है, लेकिन सामने से नहीं पीछे से, मतलब उनका साथ सपोर्ट करती है। और इजराइल भी भारत का सपोर्ट करता है लेकिन अंदरूनी तरीके से ना, अंदर से एक दूसरे को सपोर्ट वो करते हैं लेकिन बाहरी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर बाहरी सपोर्ट अगर खुलेआम अगर नरेंद्र मोदी सरकार अगर है ना बेंजामिन नेतन्याहू का अगर सपोर्ट करेगी है ना, तो पाकिस्तान यूएनओ में हंगामा करेगा कि हमारी जो जगह है, हमारी जो एलओसी है उसको हम लेके रहेंगे, और ऐसा भारत सरकार नहीं चाहती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल कर दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।